आदाब, नमस्ते। नमो इंडिया में आप सबका इस्तकबाल। आइए समझते हैं कैसे बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट नए भारत की कूटनीति को सवालों के दायरे में नया रंग देने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, we need to understand significance of Bangladesh. 50 years old relationship between India and Bangladesh is an important element of India's neighborhood first policy. Bangladesh is situated at the confluence of neighborhood first policy, Act East policy, Vision Sagar and Indo-Pacific vision. दोनों देश आपस में 4000 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विथ एनी ऑफ इट्स नाइबर। बांग्लादेश भारत का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश आफ्टर चाइना। भारतीय कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश। मिताली ट्रेन, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ती है। इंडिया बांग्लादेश के संबंधों में अगर कोई रुकावट आती है तो इंडियाज एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट कुड बी रेस्ट्रिक्टेड। नॉर्थ ईस्ट, जो कि मेनलैंड इंडिया के साथ चिकन स्नैक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जुड़ा हुआ है, 22 किलोमीटर नेरोएस्ट सेक्शन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड असम। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मायने सीमलेस ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज हैज पोटेंशियल टू इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाय 8%। और बांग्लादेश भारत को जो निर्यात करता है यानी एक्सपोर्ट्स, उसमें लगभग 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस क्राइसिस का हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। यहां दुश्मन कुंडली मार कर बैठा हुआ है। चाइना, आईएसआई, पाकिस्तान और भी कई देश हैं जो घात लगाए बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में दरार डाली जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना को उनके समर्थक हमेशा एक आयरन लेडी के रूप में सराहते रहे हैं, लेकिन अब उनके 17 साल के शासन का नाटकीय ढंग से अंत हो गया है। हसीना को एक समय सैन्य शासित बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान करने के लिए माना जाता है, लेकिन साथ ही उनके विरोधियों द्वारा उन्हें एक निरंकुश नेता बताकर उनकी आलोचना भी की जाती है। जो एक पीसफुल स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन से शुरू हुआ था, वह कब एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गया, एक्सपोजिंग द डिस्कंटेंट विथ हसीनाज ऑथोरिटेरियन रूल एंड अनचेक्ड करप्शन, नेपोटिज्म एंड हाई हैंडेडनेस, जो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट सक्सेस के नाम पे चल रही थी। बांग्लादेश पीएम हैज रिजाइंड एंड द आर्मी इज फॉर्मिंग इंटरिम गवर्नमेंट विथ हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पाकिस्तान एंड चाइना बांग्लादेश में होने जा रही राजनीतिक बदलाव के जरिए भारत की मौजूदगी और साख को प्रो हसीना बताते हुए बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगी। इंडिया शुड बाइड इट्स टाइम एंड अलाउ द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू असर्ट इटसेल्फ। ये जो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है is a stark reminder that economic progress alone cannot sustain a leader's popularity in the face of eroding democratic values and civil liberties. हसीना ने पिछले 17 सालों में बांग्लादेश को वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशंस से निकालकर
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। वहां की जीवन स्तर में सुधार आई। $3 बिलियन की सबसे बड़ी पद्म ब्रिज बन रही है। पर कैपिटा इनकम ट्रिपल्ड इन अ डेकेड। करीबन 2.5 करोड़ आबादी 20 सालों में गरीबी से बाहर आ सकी। ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक कीमत थी। हसीना ने आवाम की फ्रीडम को दबाते हुए खुद को सत्ता में बनाए रखा। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के जरिए प्रेस फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज, क्रिटिक्स, एक्टिविस्ट्स को सिस्टमेटिकली दबाया जाता रहा। 2014, 2018, 2024 की इलेक्शंस में लो वोटर टर्नआउट, कंप्लीट वायलेंस एंड बॉयकॉट बाय ऑपोजिशन देखने को मिलता है। बैंक स्कैम्स एंड लोन डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे। करीबन 1500 करोड़ बांग्लादेशी टाका की बैड लोन के साथ बढ़ती करप्शन जनता की आक्रोश को आग में घी लगाने का काम कर रही थी। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुई एक स्टूडेंट मूवमेंट फॉर रिमूवल ऑफ कोटा सिस्टम इन सिविल सर्विसेज आते आते सरकार के खिलाफ एक विद्रोह में तब्दील हो गई। समाज के अंदर जो गुस्सा था उसने प्रदर्शनकारियों को हसीना के खिलाफ खड़ा कर दिया और हसीना के इस्तीफे पे जश्न मनाने को मजबूर कर दिया। बांग्लादेश बारूद के एक ढेर पे बैठी दुनिया थी जिसमें सरकार से नाराजगी, जनता में असंतोष, संस्थागत भ्रष्टाचार, छात्रों के अंदर कोटा सिस्टम को लेकर गुस्सा, बढ़ती बेरोजगारी, नागरिक स्वतंत्रता का धीरे धीरे लोप होना, देश का बढ़ता कर्ज, यह सब मिलकर एक दिन फटना तय था। मगर उस मुल्क का दुर्भाग्य यह है कि वहां के लोग अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान उर्फ बंगबंधु, जिनकी बेटी कल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिनको भारत ने गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया था, वहां के लोग उस मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, आज उनकी मूर्ति निशानी को तोड़ने जलाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इन हालातों का क्या मतलब बनता है बांग्लादेश, इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए? पहली पॉइंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जॉब कोटा सिस्टम को लेकर सबसे बड़ी प्रोटेस्ट है जब से शेख हसीना चौथी बार चुनाव जीतकर आती हैं। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने देश की अगुवाई की, मगर विपक्ष, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने का काम भी किया। आफ्टर हसीना's exit, India has lost a trusted partner in South Asia. बांग्लादेश में हसीना को भारत का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता रहा है और दोनों देश मिलकर टेररिस्ट्स, रेडिकल ग्रुप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कामयाब रहे हैं। द वेस्ट यानी अमेरिका, यूरोप has been questioning Hasina's crackdown against civil society, opposition and media, and has been calling for an end to her authoritarian governance. चुनाव में हुए धांधली के आरोपों के बावजूद भारत का नेचुरल सपोर्ट फॉर शेख हसीना, India's backing of her has been a bone of contention between India and West. आज के तारीख में जब शेख हसीना भारत में हैं, उनकी सुरक्षा में कोई त्रुटि ना हो, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ
भारत को ढाका की नई सरकार के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। शेख हसीना को शरण देने के कारण से नई सवालों का सामना करना पड़ेगा। वहां के लोगों का स्वभाव हसीना के आवामी लीग को लेकर और विपक्ष को पश्चिमी देशों का साथ मिलना भारत के लिए चिंता का विषय है। इन द पास्ट, when opposition parties led by BNP, Jamaat or army ruled the country, India had an unpleasant experience. भारत विरोधी आतंकी संगठनें बॉर्डर पर देखने को मिले हैं और अब शायद फिर से इनका मुकाबला करना पड़े आने वाले दिनों में। एक तरफ जहां LOC में भारत पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है, लद्दाख नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में चाइना की मौजूदगी है। 2020 गलवान स्टैंड अप को याद कीजिए आप। उधर म्यांमार की वोलाटाइल सिचुएशन उत्तर पूर्वी भारत में अशांति का एक प्रमुख वजह बनी हुई है। सो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एट ऑल टू हैव अनदर फ्रंट ओपन अक्रॉस बांग्लादेश बॉर्डर। फिर आर्मी चीफ का रोल क्रुशियल रहेगा आने वाले दिनों में। शेख हसीना's fall from grace serves as a cautionary tale for leaders who prioritize economic development at the expense of democratic values and civil liberties. Her departure, like a tin pot dictator fleeing in a helicopter from a secret location with a raging mob looting her official residence, is a reminiscent of scenes what we have seen in Afghanistan 2021, in Sri Lanka 2022, जब वहां के लीडर्स अपना देश छोड़कर भाग गए थे। भारत बांग्लादेश का रिश्ता नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की एक सक्सेस स्टोरी है, जिसके चलते आज नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेबिलिटी है। इंडिया एज ए मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस में अहम भूमिका है। एक सवाल है, क्या भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा? आज से ठीक 50 साल पहले भारत शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को नहीं बचा सकी। उनका और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। फिर 1992 में जब पाकिस्तानी आतंकवादी काबुल में जा पहुंचते हैं, भारत अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को नहीं बचा पाती है, जिन्हें 4 साल बाद तालिबान मार देती है। Standing by friends in thick and thin is an important part of major powers' credibility in the region and beyond. मगर आप अपना भविष्य किसी एक व्यक्ति या पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। पिछले कुछ सालों में शेख हसीना की सत्तावादी नीतियों की वजह से उनकी राजनीतिक वैधता और साख दोनों कमजोर हुई हैं। एवं गौरतलब की बात यह है कि जब जब वहां के लोगों ने, विपक्षी दलों ने हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब उन्हें पश्चिमी देशों का सहारा मिलता आया है, स्पेशली अमेरिका। एंड टुडे इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज ए पार्टनरशिप ऑफ डेमोक्रेसीज with broader engagement, deeper understanding, warmer friendship than ever before. आने वाले दिनों में यह पता लग जाएगा भारत वहां की विपक्ष के प्रमुख लोगों से कैसे डील करती है। इन सब में आफत अब यह है कि चाहे अनचाहे भारत हमेशा से शेख हसीना के ज्यादा करीब नजर आती रही है, जिसके चलते आज जो आवाज शेख हसीना के खिलाफ हैं, आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति के खिलाफ भी उठ सकती हैं। फिर
हमारे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना ये तो चाहेंगे बांग्लादेश की हालत और बिगड़े, जिसके चलते जो नई सरकार वहां आएगी वो भारत के साथ खड़ा होता हुआ ना दिखे। इसी के चलते भारत को अपने पार्टनर्स यूएस, यूके, यूरोप के साथ मिलकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा, आगजनी को काबू में लाना होगा। फिर वहां की आर्मी के साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित करनी होगी कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो और अपने गल्फ पार्टनर्स यूएई, सऊदी अरब के साथ मिलकर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश का रोड मैप तैयार की जाए ताकि उग्रवाद, आतंकवाद को पनपने न दिया जा सके अपने पड़ोस में। नेक्स्ट इज दिल्ली मस्ट स्टॉप रोमांटिसाइजिंग द 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की इतिहास वहां के लोगों में बटी हुई है। जिस कदर भारत का विभाजन होना और एक मुस्लिम प्रधान देश पाकिस्तान का होना दोनों मुल्कों में अलग अलग नैरेटिव सेट करती हैं, उसी तर्ज पर आज भी एक तबका वो है बांग्लादेश में जो शेख हसीना की आवामी लीग कहें या भारत की नैरेटिव ऑफ बांग्लादेश को नहीं मानती। इसी आवाज को दबाने के चक्कर में शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। दिल्ली कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट एंड नीड टू एंगेज विथ दीज एंटी लिबरेशन फोर्सेस विदाउट प्रिजुडिस टू हिस्ट्री एंड on basis of long-term mutual interest, because इंडिया बांग्लादेश की कहानी महज 1971 की थोड़ी है, इसके तार 1947 पार्टीशन से भी जुड़ी हुई हैं। फाइनली हमारे यहां जो प्राइम टाइम डिबेट्स होती हैं पड़ोसी मुल्क को लेकर, उसमें हमेशा राष्ट्रवाद, इंडिया फर्स्ट की नैरेटिव होती है, मगर विदेश नीति में इस बात की समझ बहुत अच्छी तरीके से है कि पड़ोस में हो रही नई डेवलपमेंट्स हमेशा भारत के फेवर में, भारतीय सद्भावना के साथ नहीं रहेगी और ना ही भारत की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगी। जाहिर सी बात है, पड़ोसी देशों में अपनी खुद की पॉलिटिक्स है which cannot be determined by दिल्ली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स। गुड नाइबर्स आर लाइक चीट कोड्स इन ए गेम। इसके चलते इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड रिलेशंस, बॉर्डर एंगेजमेंट्स हेल्दी बनी रहती है। बदकिस्मत यह है कि भारत के पास वो चीट कोड नहीं है टू रिलाई ऑन ए फ्रेंड। यह मैंने क्यों कहा? हमारी जो पहली नाइबर कंट्री है अफगानिस्तान, कंट्रोल्ड बाय रेडिकल इस्लामिस्ट तालिबान, जिनकी हिस्ट्री है ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया ग्रुप्स। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। इट इज बेसिकली अफगानिस्तान विथ न्यूक्लियर वेपन्स, कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देन कम श्रीलंका, जो कि इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रही है, इट्स बैंक्रप्सी इन 2022। मालदीव्स, इंडिया आउट पॉलिसी। फिर नेपाल, जहां पे 14 गवर्नमेंट बन चुकी हैं 16 साल में, सरकार बदलती रहती है, डिस्ट्रस्ट टुवर्ड इंडिया। फिफ्थ इज चाइना, जिसकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, क्लेमिंग इंडियन टेरिटोरीज इन अरुणाचल प्रदेश। स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी to encircle India in Indian Ocean region. Then comes Bhutan, border deal with China with respect to Doklam region, or Chinese presence in Doklam is a threat to our Siliguri corridor. फिर आती है म्यांमार, जहां पे आर्मी इज इन पावर, सिविल वॉर इज ऑन। देन कम्स बांग्लादेश एट नंबर 8, लास्ट ओनली रिलायबल पार्टनर इन साउथ एशिया। अब जब शेख हसीना नहीं है, भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना।
चाइना जो अपने हर पड़ोसी मुल्क को उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के सहारे डिक्टेट करती है, तो देखा जाए हमारे पड़ोस में अब रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं, मिलिट्री जुंता, बैंकरप्ट इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज से भी अफेक्टेड छोटे देश हैं, और इन सबको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के सहारे हमारे खिलाफ खड़ा करने में चाइना लगी हुई है। दिस इज इंडिया ट्रबल्ड नाइबरहुड स्टैंडिंग अलोन इन द मिडिल। भारत के फ्यूचर को यह कैसे अफेक्ट करने जा रही है? हमेशा चौकन्ना रहना होगा पड़ोस में हो रही वायलेंस को लेकर। फिर चाइना पाकिस्तान से पीसफुल एग्जिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सो मोर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, मोर डिफेंस एक्सपेंडिचर, मोर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, श्रीलंका के बैंक्रप्सी के पीछे कौन है? चाइना। मालदीव्स की इंडिया आउट पॉलिसी के पीछे कौन? चाइना। भूटान डोकलाम बॉर्डर इशू के पीछे कौन? चाइना। अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स लाइक अफगानिस्तान, म्यांमार के साथ काम करने के लिए पहले कौन? चाइना। तो भारत जहां विश्व बंधु बनना चाहती है, पड़ोस में कई ताकतों ने भारत को घेर रखा है। फैक्ट के तौर पे इंडिया पॉपुलेशन आज के डेट में 1.4 बिलियन, वहीं पर हमारे जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग चाइना, उनकी पॉपुलेशन है 500 मिलियन। उसी तरह इंडिया की जीडीपी है आज के डेट में $3 ट्रिलियन, और हमारे पड़ोसी मुल्कों की जीडीपी है चाइना को छोड़कर करीबन $1 ट्रिलियन। सो विकसित भारत बनने के लिए नाइबर्स के साथ रीजनल स्टेबिलिटी जरूरी है। वी नीड रीजनल स्टेबिलिटी टू थिंक ग्लोबल। अब सुनने में यह है कि 2006 नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है, who founded Grameen Bank in 1983 and he is known as banker to the poor। अब यह नहीं पता इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन रहेंगे। क्या उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड जमाते इस्लामी रहेंगे जो भारत विरोधी रहे हैं? क्या आर्मी भी सरकार का हिस्सा रहेगी या आर्मी विल टेक ऑन डायरेक्ट पॉलिटिकल रोल? वैसे इतिहास में 1975 से 2008 तक कई मौकों पर बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ा जाता है। क्या यह उनकी वसीयत बतौर राष्ट्रपिता का पूरी तरह से तिरस्कार करना बदलते बांग्लादेश का नया संदेश है? दोस्तों, यह बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है। किसी भी देश में अब वो जब पड़ोसी हो और चारों तरफ से भारत के अंदर बसा हो, ऐसे देश में अगर हिंसा हो रही है, आगजनी नहीं रुक रही है, बड़े पैमाने पर कत्लोगारत हो रही है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो इस देश में पूरे मसले पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमको वही अप्रोच दिखानी चाहिए जो हमारे देश की प्रतिपक्ष ने दिखाई है, वो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो। सब के सब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मसला इतना बड़ा है, अगर जरा सी दरार आ गई तो शायद पूरे साउथ एशिया में भूचाल आने की पूरी संभावना है। अंत में बस यही कहूंगा कि इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।